वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा का इतिहास। हम हैंड रिटन नोट्स हैं, हाथों से बनाए हुए नोट्स हैं, एक भी पॉइंट आपका नहीं छूटेगा, इसलिए वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। अगर आप इसमें वीडियो में देखकर अगर आप अपनी नोट्स बनाना चाहते हैं तो ज़रूर बना लें, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसे पॉइंट लिए हुए हैं जो पेपर में पूछे गए हैं, फालतू का कोई झंझट नहीं है। ठीक है, जो क्वेश्चन पेपर में छपते हैं वही लिखे हुए हैं इस पेज पे, तो आप ज़रूर देख ले। डिटेल देने से आपका हो जाएगा। ठीक है, हरियाणा का इतिहास आज का हमारा टॉपिक रहेगा, हिस्ट्री ऑफ हरियाणा। ठीक है, प्राचीन हरियाणा। प्राचीन हरियाणा में कैसे लोग थे, क्या काम करते थे, कब उनका जन्म हुआ, और सुनो किस पर आक्रमण किया। ठीक है, हरियाणा को क्या कहते थे, सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, प्राचीन हरियाणा। हरियाणा को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन काल में हरियाणा को ब्रह्मावर्त के नाम से जाना जाता था, पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट है, ब्रह्म ऋषि प्रदेश के नाम से भी हरियाणा को जाना जाता था। ठीक है, ब्रह्म ऋषि प्रदेश के नाम से भी हरियाणा को जाना जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्मा जी की उत्तर वेदिका के रूप के नाम से भी जाना जाता था। हरियाणा को वर्मा जी की उत्तर वेदिका के नाम से भी जाना जाता था। ये पॉइंट पेपर में आए हुए हैं, जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगी वो सारे पॉइंट पेपर में आए हुए हैं, तो आप ध्यान लगा के सुन ले। हरियाणा की प्रकृति की उत्पत्ति किसे मानी जाती है? तो हरियाणा की प्रकृति किससे मानी जाती है? वर्मा जी से मानी जाती है। देखो, कोई डिटेल देता है, लेकिन मैंने इस वीडियो में सारी डिटेल लिख रखी है, तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी, आप देख लेना। सारे पॉइंट लिखे हुए हैं। महाभारत युद्ध 900 ईसा पूर्व लड़ा गया था। ठीक है, महाभारत युद्ध कब लड़ा गया था? 900 ईसा पूर्व लड़ा गया था, पेपर में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, महाभारत काल में किस युग का जन्म हुआ? महाभारत काल में किस युग का जन्म हुआ था? कृषि युग का महाभारत काल में जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, महाभारत काल में हरियाणा को क्या कहा जाता था? तो महाभारत काल में हरियाणा को बहुधान्य कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, बहुधान्य का क्या अर्थ है? तो बहुधान्य का क्या अर्थ है? अत्यधिक समृद्ध भूमि। ठीक है, अत्यधिक समृद्ध भूमि बहुधान्य का अर्थ है, पेपर में पूछा भी गया है। नेक्स्ट है, कुरुओं द्वारा उपजाई गई भूमि को क्या कहते हैं? तो कुरुओं द्वारा उपजाई गई भूमि को क्या कहते हैं? बहुधान्य कहते हैं। ये भी पॉइंट पूछा गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं 7वीं शताब्दी में जो भी इंपॉर्टेंट बातें हुई हैं, हमने सारे पॉइंट इसमें काउंट कर लिए हैं, तो आप देखिए 7वीं शताब्दी में क्या क्या बातें हुई थी। 7वीं शताब्दी में भारत की राजधानी क्या होती थी? तो भारत की राजधानी 7वीं शताब्दी में थानेसर होती थी। ठीक है, थानेसर होती थी। नेक्स्ट पॉइंट है, थानेसर का नाम होता था कौन सी शताब्दी में? 7वीं शताब्दी में थानेसर का नाम स्थानेसर होता था। ठीक है, स्थानेसर होता था, थानेसर का प्राचीन नाम। नेक्स्ट पॉइंट है, महाराजा हर्षवर्धन के समय, एक बात याद रखना, हम 7वीं शताब्दी ही पढ़ रही हैं। ठीक है, मैं बार बार आपको नहीं बताऊंगी। तो एक महाराजा हर्षवर्धन के समय भारत की राजधानी क्या होती थी? तो भारत की राजधानी क्या होती थी? थानेसर, जिसका प्राचीन नाम क्या है? स्थानेसर होती थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, महाराजा हर्षवर्धन राजा कब बने? तो महाराजा हर्षवर्धन राजा 606 ईस्वी में राजा बने थे। महाराजा हर्षवर्धन किस शताब्दी में राजा बने? तो मैंने भी बताया, हम किस शताब्दी की बात कर रहे हैं? 7वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। तो महाराजा हर्षवर्धन 7वीं शताब्दी में ही राजा बने थे। नेक्स्ट पॉइंट है, हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? तो हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट। बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। बाणभट्ट की रचना किसने की? तो बाणभट्ट की रचना क्या थी? हर्षचरित थी। बाणभट्ट की जो रचना का क्या नाम था? हर्षचरित थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, महाराजा हर्षवर्धन की रचना कौन सी थी?
रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शी का। ये सारे पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ कि सारे पॉइंट पेपर में पूछे गए हैं। महाराजा हर्षवर्धन की रचना कौन सी थी? रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शी का। ठीक है, ये यहाँ पर मिस प्रिंट है, प्रियदर्शी का। नेक्स्ट है महाराजा हर्षवर्धन के दरबार में भारत में चीनी यात्री कब आया था? तो 629 में चीनी यात्री हर्षवर्धन के दरबार में आया था और उस चीनी यात्री का नाम क्या था? ह्वेन-सांग। ठीक है, चीनी यात्री का क्या नाम था? ह्वेन-सांग था, जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था 629 में। नेक्स्ट पॉइंट है ह्वेन-सांग की पुस्तक का क्या नाम था? तो ह्वेन-सांग की पुस्तक का नाम क्या था? सियुकी थी। नेक्स्ट पॉइंट है ह्वेन-सांग हरियाणा में कब आया? तो आपसे पूछे ह्वेन-सांग हरियाणा में कब आया, तो कब आया था? 634 से 644 तक हरियाणा में आया और वो 10 साल तक रहा। ठीक है, आगे हम बढ़ रहे हैं। महाराजा हर्षवर्धन के समय दूसरी भाषा कौन सी होती थी? दूसरी भाषा कौन सी होती थी? तो दूसरी राजधानी, अरे भाषा नहीं है ये, राजधानी है, मिस प्रिंट है, राजधानी लिखो इसको, राजधानी। महाराजा हर्षवर्धन के समय दूसरी राजधानी कौन सी होती थी? तो कौन सी होती थी? कन्नौज होती थी। नेक्स्ट पॉइंट है महाराजा हर्षवर्धन की मृत्यु 647 में हुई थी। ठीक है, अगर आपसे पूछे महाराजा हर्षवर्धन की मृत्यु 647 में हुई थी। आगे हम बढ़ते हैं। महाराजा हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कौन सा वंश आया था? तो महाराजा हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद गुर्जर प्रतिहार वंश आया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अब हम दूसरी शताब्दी, 9वीं शताब्दी, जो भी पॉइंट 9वीं शताब्दी में इम्पोर्टेंट बातें हैं वो हम पढ़ रहे हैं। तो क्या है इम्पोर्टेंट बातें 9वीं शताब्दी में? 9वीं शताब्दी में अगर गणराज्य होता था, तो आपसे पूछे कि अगर गणराज्य कौन सी शताब्दी में होता था, तो आपको बताना है कि 9वीं शताब्दी में अगर गणराज्य होता था। नेक्स्ट पॉइंट है अगर गणराज्य की राजधानी क्या होती थी? अगर गणराज्य की राजधानी अग्रोहा होती थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, अग्रोहा को पहले अग्रगण्य भी बोला जाता था। अग्रोहा को क्या बोला जाता था? अग्रगण्य भी बोला जाता था। पेपर में पूछेगा प्राचीन काल में या 9वीं शताब्दी में अग्रगण्य को क्या बोला जाता था? अग्रोहा बोला जाता था। अग्रोहा को क्या बोला जाता था? तो अग्रगण्य बोला जाता था। तो उल्टे पुल्टे करके कैसे भी पूछे, बोले आपको सही आंसर देना है। अग्रोहा पूरे भारत में किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अग्रोहा पूरे भारत में महाराजा अग्रसेन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, अग्रोहा से मिले अवशेष। तो अग्रोहा से कौन कौन से अवशेष मिले हैं? ईंट पर संगीत के 7 स्वर लिखे हुए हैं। कौन से? सारे गा मा पा। ठीक है, सारे गा मा पा के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो आपको बताना है अग्रोहा से मिले हैं। ये शास्त्रीय संगीत होते थे। अवशेष जो अग्रोहा से जो अवशेष मिले हैं, कौन कौन से मिले हैं? भगवान सूर्य की मूर्ति भी अग्रोहा से मिली है। और अग्रोहा से कौन से अवशेष मिले हैं? टकसालें भी मिली हैं अग्रोहा से और बरवाले से भी मिली है। ठीक है, टकसालें अग्रोहा से भी मिली है और बरवाले से भी मिली है। आगे हम बढ़ रहे हैं। अब हम बातें करते हैं 12वीं शताब्दी की। 12वीं शताब्दी में जो भी मेन पॉइंट है हम पढ़ते हैं। 12वीं शताब्दी में कौन सा वंश होता था? तो शुरुआत में कौन सा वंश होता था? तोमर वंश। स्टार्टिंग में तोमर वंश होता था। तोमर वंश को अर्णोराज चौहान वंश के राजा ने हराया था। पेपर में पूछेगा कि तोमर वंश को अर्णोराज कौन से वंश ने हराया था? तो आपको बताना है कि चौहान वंश के राजा ने हराया था, 12वीं शताब्दी में हरवाया था। ठीक है, ये नेक्स्ट है हमारे पास, तोमर वंश ने सूरज कुंड का निर्माण करवाया था। आपसे पूछेगा कि कौन से वंश में सूरज कुंड के निर्माण हुआ था? तो आपको बताना है कि तोमर वंश में सूरज कुंड का निर्माण हुआ था। सूरज कुंड का निर्माण किसने करवाया था? तो क्या है? अनंगपाल सेकंड ने तोमर वंश से संबंधित है और सूरजमल ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट बातें हैं। तोमर वंश के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो कहाँ से मिलती है? यश तिलक चंपू से तोमर वंश के बारे में जानकारी मिलती है। पेपर में आए हुए हैं, मैं बार बार कह रही हूँ कि मैंने जो भी पॉइंट ली है वो पेपर में आए हुए हैं और
यूट्यूब चैनल का है, एक प्रसिद्ध यूट्यूबर है जो हरियाणा जी के पढ़ाता है, मैंने उसी से नोट्स बना रखे हैं। ठीक है। बौद्ध साहित्य का पूरा नाम क्या होता था? दिव्यवदान। बौद्ध साहित्य का अगर आपसे पूछे पुराना नाम क्या है तो आप बताना है दिव्यवदान। दिव्यवदान में रोहतक और अग्रवा का वर्णन मिलता है। तो ऐसी कौन सी पुस्तक है जिसमें रोहतक और अग्रवा का वर्णन मिलता है? तो दिव्यवदान में है। नेक्स्ट पॉइंट है नकुल दिग्विजय साहित्य ग्रंथ। नकुल दिग्विजय साहित्य ग्रंथ रोहतक की जानकारी देता है। पेपर में पूछेगा कि नकुल तो दिग्विजय जो साहित्य ग्रंथ है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट की जानकारी देता है, तो हमें याद रखना है कि वो रोहतक की जानकारी देता है। ये भी पॉइंट पेपर में पूछे गए हैं। बौद्ध साहित्य के अनुसार पुराने समय में हरियाणा किसका हिस्सा होता था? तो कुरु और पंचाल का हिस्सा होता था। बौद्ध साहित्य के अनुसार पुराने समय में हरियाणा किसका हिस्सा होता था? कुरु और पंचाल का हिस्सा होता था। नेक्स्ट है पॉइंट कुरु और पंचाल होता था। पेपर में पूछा गया है तो क्या होता था? महाजनपद होता था। ठीक है। हरियाणा खालिस्तान में बटा हुआ था, तो किस में बटा हुआ था? जनपदों में बटा हुआ था। हरियाणा खालिस्तान में बटा हुआ था। पेपर में पूछा गया है, गण दे देंगे, ऐसे ऑप्शन दे देंगे, तो आपको याद रखना है कि हरियाणा जनपदों में बटा हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है मुगल काल में जनपदों का स्थान किसने ले लिया था? तो किसने ले लिया था? खापों ने ले लिया था। मुगल काल में जनपदों का स्थान किसने ले लिया था? तो किसने ले लिया था? खापों ने ले लिया था। नेक्स्ट पॉइंट है 12वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में जो हुआ था वो हम पढ़ चुके हैं। तो 12वीं शताब्दी के जो अंत में जो हुआ है हम अब उसको पढ़ेंगे। तो देखो, अर्नो राजवंश पृथ्वीराज चौहान का होता था। तो अर्नो राज जो वंश था वो पृथ्वीराज चौहान का होता था, ये मैंने लिखा है। तो पृथ्वीराज चौहान के इंपॉर्टेंट जो लड़ाई हुई है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तराइन की पहली लड़ाई 1191 में हुई। तो आपसे पूछेगा पेपर में तराइन की पहली लड़ाई कब हुई? तो आपको बताना है कि तराइन की पहली लड़ाई 1191 में हुई। ठीक है। फिर आपसे पूछेगा कि पृथ्वीराज चौहान फिर पूछेगा आपको तराइन की लड़ाई किस किस के बीच हुई? तो आपको बताना है कि तराइन की लड़ाई पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुई। ठीक है। फिर आपसे पूछेगा कि तराइन की जो पहली लड़ाई हुई थी उसमें किसकी विजय हुई? तो आपको बताना है कि तराइन की पहली लड़ाई में जो 1191 में हुई थी, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुई थी, तो उसमें विजयी कौन हुआ था? पृथ्वीराज चौहान उसमें विजयी हुआ था। तो ये पॉइंट याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे हम चलते हैं तराइन की सेकंड लड़ाई की तरफ। तराइन की पहली लड़ाई 1191 में हुई थी, तो उसी के दूसरे साल तराइन की दूसरी लड़ाई हो जाती है 1192 में। ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच ही सेकंड लड़ाई हुई। इस बार पहले में पृथ्वीराज चौहान लड़ाई जीत जाता है, लेकिन दूसरी बार मोहम्मद जो गोरी होता है वो पूरी तैयारी के साथ आता है और क्या होता है, मोहम्मद गोरी विजयी हो जाता है। क्योंकि क्या होता है कि कई बार हम अपने दुश्मन को कमजोर समझ लेते हैं कि कुछ नहीं कर पाएगा, मैंने पहली लड़ाई लड़ी है तो मैं दूसरी भी लड़ लूंगा। लेकिन इसमें क्या हुआ कि मोहम्मद गोरी अपनी पूरी तैयारी के साथ आया था और पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। तो ठीक है, कभी भी अपने दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। ठीक है। और कभी भी पेपर में तो अपनी पूरी तैयारी के साथ जाए, हल्की तैयारी के साथ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हल्की तैयारी से जाओगे तो आप अपनी सीट खो दोगे। ठीक है। तो कभी भी कोई भी छोटा हो या बड़ा एग्जाम हो, कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, हमेशा पूरी तैयारी ही करनी चाहिए। तराइन कहाँ है? पेपर में पूछा जा सकता है कि तराइन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो आपको ये भी याद रखना है कि तराइन करनाल में है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था। आपसे पूछेगा कि पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था, तो आपको बताना है कि चंद्रबरदाई था। 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से आपको छांटना है कि चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था। ठीक है। फिर आपसे पूछेगा कि चंद्रबरदाई की रचना कौन सी है, तो चंद्रबरदाई की रचना कौन सी है? पृथ्वीराज रासो है। ठीक है। आपको पढ़ने में मजा आ जाएगा, इससे बढ़िया नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पृथ्वीराज चौहान ने किले का निर्माण कराया। कौन से किले का निर्माण कराया? आसिरगढ़ का किला,
और जो कहाँ है, हांसी में है, हिसार में है। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान ने आसिरगढ़ किले का निर्माण करवाया जो हांसी में है, और हांसी कहाँ है, हांसी हिसार में है। आसिरगढ़ का जो किला है उसका निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है कि 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान ने कौन से किले का निर्माण करवाया, तो याद रखना है कि आसिरगढ़ के किले का निर्माण कराया। नेक्स्ट है हमारे पास तोसाम की बराबरी पृथ्वीराज चौहान की कचहरी बोला जाता है। तो तोसाम की जो बराबरी है पृथ्वीराज चौहान की कचहरी बोला जाता है। मेन पॉइंट है, पेपर में पूछा गया है। फिर आपसे पूछेगा कि तोसाम कहाँ है, तोसाम भिवानी जिले में है, ये आप बात याद रखना। फिर हम चलते हैं 12वीं शताब्दी हमारी एंड हो गई है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमने पढ़ लिए हैं। अब हम चल रहे हैं 13वीं शताब्दी की तरफ। तो 13वीं शताब्दी में जो भी बातें इंपॉर्टेंट हुई थी हम उसको पढ़ते हैं। तो 1236 से 1240 के बीच रजिया सुल्तान का शासनकाल था। पेपर में पूछा गया है, ठीक है, याद रखना। रजिया सुल्तान का शासनकाल कब था, तो आपको बताना है कि 1236 से 1240 के बीच में रजिया सुल्तान का शासनकाल था। ठीक है, आगे हम बढ़े हैं। रजिया सुल्तान का कौन सा वंश था, तो आपको बताना है कि गुलाम वंश था। रजिया सुल्तान गुलाम वंश से संबंधित रखती थी, तो हमारे पास हो गया गुलाम वंश। नेक्स्ट पॉइंट है, रजिया सुल्तान के पिता कौन थे, तो रजिया सुल्तान के पिता इल्तुतमिश थे। ठीक है, रजिया सुल्तान पहली महिला थी जो मुस्लिम शासिका थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। फिर आपसे पूछेगा कि रजिया सुल्तान अंतिम महिला मुस्लिम शासिका थी। कहने का मतलब है कि रजिया सुल्तान एक ऐसी महिला थी जो पहली भी थी और अंतिम भी थी। क्या थी वो, मुस्लिम शासिका थी। ठीक है, रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ है, तो रजिया सुल्तान का मकबरा कैथल में है। ठीक है, रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ है, कैथल में है। नेक्स्ट पॉइंट है, बलबन ने 1265 ईस्वी में हरियाणा पर आक्रमण किया। ठीक है, क्या मेवात बलबन ने 1265 में, आपसे पेपर में पूछ लेगा कि बलबन ने हरियाणा पर आक्रमण कब किया, तो आपको बताना है कि 1265 में हरियाणा पर आक्रमण किया। ठीक है, तो कहाँ पर किया, मेवात पर आक्रमण किया, और मेवात कहाँ है, हरियाणा में है। तो एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है, बलबन। बलबन राजा नहीं था उस समय जब बलबन ने हरियाणा पर आक्रमण किया था, जब बलबन राजा नहीं था, और जब लड़ाई की तो मेवातियों को हरा दिया था। बलबन राजा नहीं था और बलबन को मेवातियों ने हरा दिया था। बलबन को हरा दिया था मेवातियों ने। ठीक है, एक बात याद रखना, जो बलबन का बेटा था मोहम्मद, बलबन का बेटा मोहम्मद को मेवातियों ने मार दिया था। क्या हुआ कि बलबन का जो बेटा था मोहम्मद, उसने क्या हुआ, सारे मेवातियों ने मिलकर बलबन के बेटे को मार दिया। क्या हुआ, अब बलबन के बेटे को मार दिया तो बलबन उसका बदला लेगा। आगे हम पढ़ते हैं, 1266 में राजा बना। बलबन 1266 में राजा बना। ठीक है, मेवातियों को मारने के लिए, मैंने बोला था कि वो बदला लेगा, तो मेवातियों को मारने के लिए बलबन ने एक पॉलिसी अपनाई। ठीक है, मतलब पॉलिसी, एक नीति अपनाई, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। ठीक है, अब आपसे पेपर में पूछेगा ब्लड एंड आयरन पॉलिसी का अर्थ क्या है, तो लोह एवं रक्त नीति। ठीक है, इसने मेवातियों को मारने के लिए ब्लड एंड आयरन पॉलिसी का अपनाया। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं क्या किया बलबन ने। तो बलबन ने गुरुग्राम में किले का निर्माण करवाया। ठीक है, तो पेपर में पूछेगा कि गुरुग्राम में किले का निर्माण किसने करवाया, तो बलबन ने करवाया। तो पर ये तो बताओ उस किले का नाम क्या है, तो किले का नाम क्या था, गोपालगिरी का किला। बलबन ने गुरुग्राम में किले का निर्माण करवाया और उस किले का नाम क्या था, गोपालगिरी का किला। अगर पेपर में पूछ ले कि गोपालगिरी के किले का निर्माण किसने करवाया, तो आपको बेहिचक ऑप्शन बनना है बलबन ने कराया। और गोपालगिरी किला कहाँ है, तो गुरुग्राम में है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, हम इसने पढ़ लिए हैं। अब हम चल रहे हैं 14वीं शताब्दी में। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम उसको पढ़ेंगे। तो सुनो, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, 14वीं शताब्दी में तुगलक वंश होता था। पेपर में पूछेगा कि 14वीं शताब्दी में कौन सा वंश होता था, तो आपको बताना है कि तुगलक वंश होता था। तुगलक वंश
किसका होता था? फिरोज शाह तुगलक का होता था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, फिरोज शाह तुगलक ने कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट या कौन कौन से जिले बसाए? तो एक तो हिसार बसाया, एक फतेहाबाद बसाया, एक सिरसे का हरनी खेड़ा बसाया। ठीक है, पेपर में पूछेगा कि फिरोज शाह तुगलक ने कौन कौन से स्थान बसाए? तो हिसार, फतेहाबाद और सिरसा का हरनी खेड़ा बसाया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, फतेहाबाद को 1351 में बसाया, हिसार को 1354 में बसाया। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे गए हैं। फिरोज शाह तुगलक ने गुजरी से शादी कर ली और गुजरी की याद में महल बनवाया, और गुजरी महल बनवाया। गुजरी से शादी की और उसकी याद में क्या बनाया? गुजरी महल बनवाया। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के बेटे का नाम फतेह खान था। याद रखना है कि फिरोज शाह जो तुगलक था उसके बेटे का नाम फतेह खान था। आगे हम चलते हैं, गोहाना विद्रोह कहाँ? सोनीपत में हुआ, और किसके समय हुआ? फिरोज शाह के समय में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रेवड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो रोहतक की प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, फिरोज शाह तुगलक ने कहाँ सबसे ज्यादा हिंदुओं को मुसलमान बनाए? तो क्या हुआ कि फिरोज शाह तुगलक ने कहाँ के लोगों को, हिंदुओं को मुसलमान बना दिया? तो मेवात में। ठीक है, सबसे ज्यादा हिंदुओं का धर्म चेंज करवा दिया, उसको मुसलमान बना दिया, तो मेवात में बनवाया। तो मेवात को हरियाणा का मिनी पाकिस्तान कहते हैं। पेपर में पूछा गया है कि मेवात को हरियाणा का क्या कहते हैं? तो आपको बताना है मिनी पाकिस्तान कहते हैं। और एक बात है, मेवात में पंजाबी बिल्कुल नहीं बोली जाती। ठीक है, मेवात में पंजाबी नहीं बोली जाती, मेवात में ज़्यादातर उर्दू बोली जाती है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। उर्दू सबसे ज़्यादा मेवात में बोली जाती है। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल कब था? तो 1351 से 1388 के बीच में फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इस शताब्दी में भारत हरियाणा पर आक्रमण किया, कौन से वंश ने? तैमूर लंग ने हरियाणा पर आक्रमण किया। नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे पहले सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, दिल्ली को लूट ले गया। ठीक है, तैमूर लंग ने हरियाणा पर आक्रमण कब किया? तो 1398 में तैमूर लंग ने हरियाणा पर आक्रमण किया। तैमूर लंग के समय भारत में तुगलक वंश था। एक बात याद रखना है कि तैमूर लंग के समय भारत में तुगलक वंश था। तुगलक वंश भी बाबर का ही वंश था, तो एक बात याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, अब हम चलते हैं 15वीं शताब्दी के जो भी मेन इंपोर्टेंट पॉइंट है हम उसको पढ़ेंगे। तो 15वीं शताब्दी में क्या क्या मेन पॉइंट हुए? 15वीं शताब्दी में सैयद वंश था। एक बात याद रखना है कि 15वीं शताब्दी में कौन सा वंश था? सैयद वंश था। और सैयद वंश के संस्थापक कौन होते थे? खिजरा खां होते थे। सैयद वंश 1451 तक भारत में रहा। सैयद वंश खिजरा खां तैमूर का सेनापति था। ठीक है, सैयद जो वंश था सैयद वंश में जो खिजर खां थे वो तैमूर का सेनापति होता था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, खिजरा खां का मकबरा कहाँ है? तो खिजरा खां का मकबरा हमारे पास सोनीपत में है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, जो इम्पोर्टेंट 15वीं शताब्दी भी थे वो हमने पढ़ लिए। अब हम चलते हैं 16वीं शताब्दी के तरफ। 16वीं शताब्दी में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम पढ़ेंगे। बाबर ने 16वीं शताब्दी में भारत पर आक्रमण किया। तो बाबर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 16वीं शताब्दी में किया। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में लड़ा गया। तो कौन सी शताब्दी में लड़ा गया था पानीपत का युद्ध? 16वीं शताब्दी में। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध 16वीं शताब्दी में लड़ा। और पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो किस किस के बीच लड़ा गया? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया। तो इस युद्ध में जो पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी उसमें किसकी जीत हुई? इसमें हुई थी बाबर की जीत। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, युद्ध स्थल पर मरने वाला पहला इब्राहिम लोदी था। ठीक है, इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ है? पानीपत में है। ठीक है,
याद रखना है। इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत में है और युद्ध स्थल पर मरने वाला पहला राजा कौन था? इब्राहिम लोदी था। मेन पॉइंट है, याद रखना। फिर हमारे पास है 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध जीतते ही बाबर ने किसका निर्माण करवाया? तो किसका निर्माण करवाया? काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया किसने? बाबर ने। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मोहन सिंह मंडार कैथल बाबर से टकराया। तो मोहन सिंह मंडार कैथल से संबंधित है और बाबर से कब टकराया? 1530 में टकराया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। मोहन सिंह मंडार की रियासत का क्या नाम से? तो कैथल से वो संबंधित रखते थे, उनकी रियासत का नाम कैथल था। हसन खां मेवाती बाबर से टकराया। हसन खां जो मेवाती था बाबर से टकराया। हसन खां भी मारा जाता है। हसन खां मेवाती बाबर से टकराया और हसन खां भी मारा जाता है बाबर के हाथों से। फिर हमारे पास है शहीद खां मेवाती कॉलेज कहाँ है? तो शहीद हसन खां मेवाती कॉलेज कहाँ है? नल्लड़ मेवात में है। तो पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास बाबर ने जब भारत पर आक्रमण किया तो हरियाणा, ताउड़ू, मेवात, नूहर रियासत का शासक कौन था? तो पेपर में पूछा है कि बाबर ने जब भारत पर आक्रमण किया था, हरियाणा, ताउड़ू, मेवात, नूहर रियासत का शासक कौन था? तो शासक कौन था? जलाल खां। जलाल खां होता था जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया, उनका शासक जलाल खां होता था। नेक्स्ट पॉइंट है 1857 ईस्वी की क्रांति ताउड़ू, जींद, नाभा, पटियाला ने अंग्रेजों का सहयोग किया। देखो ऐसे भारत जब आज़ाद गुलाम हो गया था, क्योंकि जो ताउड़ू, जींद, नाभा, पटियाला ने अंग्रेजों का ही साथ दे दिया, लेकिन अपने लोगों का साथ नहीं दिया, इसलिए भारत बहुत पहले आज़ाद हो जाता। तो याद रखना है कि 1857 की क्रांति में ताउड़ू, जींद, नाभा, पटियाला ने अंग्रेजों का साथ दिया। ऐसे पेपर में पूछ लेगा कि 1857 की क्रांति में किसने साथ नहीं दिया, किसने साथ दिया? तो ऐसे आपको याद रखना कि ताउड़ू, जींद, नाभा, पटियाला ने अंग्रेजों का रियासत का सहयोग किया। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ। ठीक है। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। इस युद्ध में किस किस ने? अकबर और हेमंत चंद्र विक्रमादित्य, जिसका शॉर्ट नाम क्या है? हेमू। और इसमें जीत किसकी हुई? इसमें अकबर की जीत हुई। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास हेमचंद्र विक्रमादित्य 14वें नंबर के विक्रमादित्य था, शासक होता था, और कहाँ का? रेवाड़ी का हेमचंद्र 14वें नंबर का शासक होता था। हेमचंद्र का व्यवसाय क्या था? तो बनिया व्यापारी था, जो किस चीज का? नमक का व्यापार करता था। अकबर की तरफ से नेतृत्व किसने किया? तो अकबर की तरफ से नेतृत्व किसने किया था? बहरम खान ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अत्याचारी बैरम खां किसके सेना में होता था? तो किसके सेना में होता था? वो अकबर के सेना में होता था। देखो एसएससी ने पूछा, मैंने बताया कि मैंने वही पॉइंट काउंट किए हैं जो पेपर में आए हुए हैं, और एक यूट्यूब पर प्रसिद्ध है टीचर, और मैंने उसी चैनल से नोट्स बनाए थे, और उसी चैनल से मैंने अपनी हरियाणा जी की तैयारी की है, तो मैं उन्हीं नोट्स से आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है। तो एसएससी ने पूछा हेमू का मकबरा पानीपत में है। तो एसएससी ने पूछा था कि हेमू का मकबरा कहाँ है? तो पानीपत में। फिर आप सोचोगे कि हेमू तो हिंदू था, लेकिन एसएससी ने पूछा था कि हेमू का मकबरा कहाँ है, तो वो पानीपत में ही है। हेमू हिंदू था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो कौन था? हेमचंद्र विक्रमादित्य था। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे शेरशाह सूरी के बारे में। शेरशाह सूरी का जन्म 1472 पंजाब में हुआ। 1472 में पंजाब में हुआ, और 1545 में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। शेरशाह सूरी का बचपन का टाइम था जो कहाँ बीता? तो वो कहाँ बीता था? नारनौल है, और नारनौल कहाँ है? महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। और इनके दादा का नाम क्या होता था? इब्राहिम सूरी होता था। ठीक है। इब्राहिम सूरी का मकबरा कहाँ है? तो इब्राहिम सूरी का मकबरा नारनौल के महेंद्रगढ़ में है। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या होता था? फरीद होता था।
बहार खां लोहानी ने शेर खां की उपाधि दी। शेरशाह सूरी को शेर खां की उपाधि किसने दी थी? बहार खान लोहानी ने दी थी। शेरशाह सूरी ने हरियाणा में कोस मीनारों का निर्माण करवाया। तो हरियाणा में पूछे कितनी कोस मीनारें हैं, तो आपको बताना है कि हरियाणा में 88 कोस मीनारें हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में है। नेक्स्ट पॉइंट है, कलिंगम नामक इतिहासकार ने कहा था कि शेरशाह सूरी का मकबरा ताजमहल से भी ज्यादा सुंदर है। तो पेपर में पूछ लेगा, कलिंगम नामक इतिहासकार ने कहा था कि शेरशाह सूरी का मकबरा ताजमहल से भी ज्यादा सुंदर है। तो ये किसने कहा था? तो आपको याद रखना है, कलिंगम नामक इतिहासकार ने कहा था। फिर हम चलते हैं, पेपर में पूछा गया पॉइंट, मराठों के अधीन चला गया पूरी तरह से हरियाणा कब? 1756 से 57 के बीच मराठों के अधीन चला गया था कंप्लीट हरियाणा। ठीक है, पेपर में पूछा गया पॉइंट है। वैसे तो ये सारे पेपर में पूछे गए पॉइंट है। नेक्स्ट है हमारे पास 1761 पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। तो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ 1761 में हुआ और मुगलों और मराठों के बीच हुआ, जिसमें अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। मराठों का नेतृत्व किसने किया? सदाशिव राव भाऊ ने करवाया। ठीक है, किस युद्ध के बाद भारत में मराठा शक्ति का पतन हो गया? तो पानीपत के तीसरे युद्ध से ही भारत में मराठा शक्ति का पतन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं, जॉर्ज थॉमस ने राजधानी बनाई, किसको बनाई? हांसी को। और हांसी को क्या कहते हैं? दुर्ग। ठीक है, जॉर्ज थॉमस राजधानी इनका शासनकाल 1797 से 98 था और इनकी मृत्यु ही 1802 से बहरामपुर में हुई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, मराठों ने हरियाणा को बेच दिया, किसको? अंग्रेजों को। और किस संधि के तहत बेचा? सूरजी अंजन गांव की संधि के तहत बेच दिया। और सूरजी अंजन संधि कब हुई? तो आपको याद रखना है 1803 में सूरजी अंजन संधि हुई। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, मैंने बहुत मेहनत से बनाई है ये वीडियो, नोट्स बनाए फिर वीडियो बनाई, तो आप जरूर देख ले। एक दो बार वीडियो देखोगे आपको याद हो जाएगी, 2 की स्पीड में देख लेना। अंग्रेजों ने पूरी तरह हरियाणा पर कब अधिकार किया? तो 1809 से 1810 के बीच में अंग्रेजों ने पूरी तरह से हरियाणा पर अधिकार अपना कर लिया। फिर हम चलते हैं 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति को अंग्रेजों ने क्या कहा? तो 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह कहा अंग्रेजों ने। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, वीर सावरकर ने 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। और किसने कहा? वीर सावरकर ने। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, उस समय भारत का जनरल गवर्नर कौन होता था? तो कौन होता था? लॉर्ड कैनिंग होता था। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का नेतृत्व इस क्रांति में नेतृत्व किया। तो 1857 की जो क्रांति थी, भारत का नेतृत्व इस क्रांति में किसने नेतृत्व किया? तो बहादुर शाह जफर ने नेतृत्व किया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई? तो बैरकपुर छावनी यूपी से हुई थी 1857 की क्रांति। बैरकपुर छावनी में लोग शामिल हुए, कहाँ कहाँ के लोग शामिल हुए? एक तो हिसार के, गुरुग्राम के और रोहतक से। और सबसे ज़्यादा पूछे तो रोहतक से हुए थे लोग शामिल। ठीक है, आगे हम चलते हैं। 1857 की क्रांति की शुरुआत हरियाणा से कहाँ से हुई? तो हरियाणा में 1857 की क्रांति कहाँ हुई? अंबाला कैंट से हुई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, रेवाड़ी का नेतृत्व किसने किया? राव तुलाराम और गोपाल सिंह ने किया। और ये कौन से भाई थे? ये अहीर भाई थे दोनों। ठीक है, राव तुलाराम
गोपाल सिंह अंग्रेजों से कहाँ टकराए? तो नसीबपुर में टकराए। और नसीबपुर कहाँ है? नारनौल। और नारनौल कहाँ है? महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। 1857 की क्रांति हारने के बाद कहाँ चले गए? तो 1857 की क्रांति हारने के बाद राव तुलाराम अफगानिस्तान चले गए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, राव तुलाराम का मकबरा कहाँ है? अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में है। ठीक है। राव तुलाराम का मकबरा। राव तुलाराम के कारण रेवाड़ी को वीर भूमि कहते हैं। ठीक है। राव तुलाराम के कारण रेवाड़ी को वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। हरियाणा सरकार 23 सितंबर को शहीदी दिवस के रूप में मनाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, नथुराम गोडसे को फांसी कहाँ दी गई? तो अंबाला जेल में दी गई। 23 मार्च भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की याद में शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, रोहतक का नेतृत्व किसने किया? तो रोहतक का नेतृत्व 1857 की क्रांति में बिसारत अली ने किया। झज्जर का नेतृत्व किसने किया? अब्दुल रहमान खान ने किया। बल्लभगढ़ का नेतृत्व किसने किया? राजा नाहर सिंह ने किया। ठीक है। और अब्दुल रहमान खान ने भी किया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, बल्लभगढ़ का शेर किसे कहा जाता है? तो राजा नाहर सिंह को कहा जाता है। राजा नाहर सिंह खेल स्टेडियम कहाँ है? तो बल्लभगढ़ में है। पानीपत का नेतृत्व किसने करवाया? इमाम अली कलंदर ने किया पानीपत का नेतृत्व। हिसार का नेतृत्व मोहम्मद आजम ने करवाया। मैंने ये नेतृत्व की वीडियो आपको शॉर्ट ट्रिक से करवा रखी है, तो आप जरूर देख लेना। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, कांग्रेस। एक ही वीडियो में सब कुछ लपेट लिया है, तो आप जरूर देख ले। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में मुंबई में हुई। ठीक है। मैंने इस जो मैंने टॉपिक बना रखा है नोट्स में एक भी गलती नहीं कर रखी। अगर बाय मिस्टेक मुंह से कुछ निकल जाता है तो आप जो मैंने वीडियो में जो नोट्स में लिख रखा है वही मानना। ठीक है। कांग्रेस की पहली शाखा अंबाला में आई। आपसे पेपर में पूछेगा कि हरियाणा में कांग्रेस की शाखा कौन लेके आया और सबसे पहले कौन से डिस्ट्रिक्ट में आई? तो आपको बताना है कि हरियाणा की पहली शाखा अंबाला में आई और कौन लेकर आए? राय बहादुर लाला मुरलीधर लेके आए थे। ठीक है। कांग्रेस की पहली जो शाखा थी उसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया? 72 सदस्यों ने उसमें भाग लिया। ठीक है। राय बहादुर का संबंध कौन से डिस्ट्रिक्ट से है? तो पलवल से था। ठीक है। और राय बहादुर को क्या कहा जाता है? ग्रांड ओल्ड मैन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इनको राय बहादुर की उपाधि मिली। ठीक है। राय बहादुर की उपाधि मिली थी आंदोलन के दौरान, और राय बहादुर की उपाधि को अंग्रेजों को वापस लौटा दी थी राय बहादुर ने। ठीक है। लाला मुरलीधर ने राय बहादुर की उपाधि को अंग्रेजों को वापस लौटा दी थी। नेक्स्ट है 1887 में कांग्रेस की शाखा। 1887 में कांग्रेस की शाखा हिसार रोहतक में लेकर आए। कौन लेके आए? लाला लाजपत राय लेके आए। कांग्रेस की शाखा हिसार और रोहतक में 1887 में लेके आए। नेक्स्ट पॉइंट है, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। पेपर में पूछे गए पॉइंट है ये। और 1907 में कांग्रेस पूरी तरह हरियाणा में फैल गई। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट 1888 में अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो तुर्राबाज खान ने की। नेक्स्ट पॉइंट है 1920 में नागपुर अधिवेशन प्रस्ताव पास हुआ। तो कौन से अधिवेशन? असहयोग आंदोलन का 1920 में नागपुर अधिवेशन में प्रस्ताव पास हुआ असहयोग आंदोलन का। नेक्स्ट पॉइंट है, हरियाणा की तरफ से नागपुर अधिवेशन में कौन कौन गए थे? पंडित नेकीराम शर्मा ने हिस्सा लिया था। ठीक है। और असहयोग आंदोलन के पक्ष में कौन नहीं थे? पंडित नेकीराम शर्मा नहीं थे, और चौधरी छोटू राम भी असहयोग आंदोलन के पक्ष में नहीं थे। तो आपको मैंने कम समय में आपको वीडियो करवाई है हरियाणा का इतिहास। तो टॉपिक वाइज शॉर्ट ट्रिक से भी मैंने आपको बहुत सी वीडियो प्लेलिस्ट पे डाल रखी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवा रखे हैं, वन लाइनर भी करवा रखे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवा रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपके हरियाणा जी के
कंप्लीट हो जाए और कंप्लीट आपको याद हो जाए तो आप ज़रूर वीडियो देख लें, ठीक है। ओके, धन्यवाद। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरियाणा का इतिहास कंप्लीट हो चुका है, तो आपके लिए ये इम्पोर्टेंट रहने वाली है ये वीडियो बहुत ही। मैंने लाइन टू लाइन आपको पढ़ दी है, आप वीडियो को देख लेना 2-3 बार तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो थी। ओके, धन्यवाद। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलना।